तो दोस्तों आज का जो न्यू टॉपिक है वो है एंटी इमेटिक ड्रग। एंटी इमेटिक ड्रग्स को अलग अलग चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं। उन सभी को हम अब एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी इमेटिक ड्रग के अंदर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग डिस्कशन करी थी हमने, और वो ड्रग थी हायोसिन या स्कोपोलेमिन। दोस्तों हायोसिन या स्कोपोलेमिन ये ड्रग ऑफ चॉइस थी किसके लिए? मोशन सिकनेस के लिए। मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थी। दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अंदर मेनली प्रोमेथाजीन जो ड्रग है वो एंटी इमेटिक ड्रग की तरह काम करती है। प्रोमेथाजीन तो यहाँ पर जो एक ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, इंपोर्टेंट ड्रग का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर डॉक्सीलेमिन प्लस पायरिडॉक्सिन। डॉक्सीलेमिन और पायरिडॉक्सिन का जो ये कॉम्बिनेशन है ये मेनली मॉर्निंग सिकनेस के अंदर हम देते हैं। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब आप लोग समझते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को जो अर्ली मॉर्निंग नोजिया और वॉमिटिंग होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ड्रग है डॉक्सीलेमिन प्लस पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देते हैं। डॉक्सीलेमिन और पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन वो हम यहाँ पर देते हैं दोस्तों। डॉक्सीनेट नाम आप लोगों ने सुना होगा। डॉक्सीनेट, उसके अंदर मेन जो ड्रग है वो है डॉक्सीलेमिन और पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन होता है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग होती है उसे दूर करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमिन ब्लॉकर, 5HT3 ब्लॉकर दवाइयां। 5HT3 का मतलब होता है सेरोटोनिन, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमिन ब्लॉकर मेनली ये CTZ को ब्लॉक करती है। CTZ कीमो ट्रिगर जोन जो होता है इसे ये ब्लॉक कर देती है। CTZ आप सभी लोगों को पता है कीमो ट्रिगर जोन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर की साइड जो एरिया होता है वो होता है कीमो ट्रिगर जोन। और कीमो ट्रिगर जोन जब भी स्टिमुलेट होता है ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये 5HT3 ब्लॉकर। इसके अंदर जितनी भी सैट्रॉन ड्रग है, ठीक है, जितनी भी सैट्रॉन ड्रग है वो सब इस 5HT3 ब्लॉकर के अंदर यूज में आती है। देखिएगा ऑनडेन सैट्रॉन, ग्रैनी सैट्रॉन, ट्रॉपी सैट्रॉन, डोला सैट्रॉन, पेलेनोसैट्रॉन। तो जितने भी सैट्रॉन ड्रग है ये यहाँ पर 5HT3 ब्लॉकर दवाइयां होती है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीमेटिक ड्रग है। मेनली कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जब भी होती है, जब भी हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जब भी होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या पोस्ट ऑपरेटिव इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, इन सभी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? 5-HT3 ब्लॉकर, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, पैलेनोसेट्रॉन। तो दोस्तों 3 तरीके का हमने पढ़ा यहाँ पर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग और सेरोटोनिन यानी 5-HT3 ब्लॉकर जो कि CTZ को ब्लॉक करता है। इसके बाद जो ड्रग है मेनली वो है D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट। इसके अंदर 2 इंपोर्टेंट ड्रग हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक है मेटाक्लोप्रामाइड और दूसरा है डोमपेरिडोन। दोस्तों मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन की खासियत क्या है कि यहाँ पर मेटाक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये ब्रेन के अंदर पहुंच सकती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर ये क्रॉस करेगी तो D2 एंटागोनिस्ट यानी डोपामीन एंटागोनिस्ट, यानी कहने का मतलब ये डोपामीन के लेवल को ब्रेन के अंदर कम कर देगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ पर शो करेगी। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट को डिटेल में हम CNS के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो मेटाक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और इसकी वजह से, चूंकि ये ड्रग कैसी है? D2 एंटागोनिस्ट यानी डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो डोपामिन के लेवल को ब्रेन के अंदर कम करेगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मेटाक्लोप्रामाइड की वजह से हो सकते हैं। जबकि डोमपेरिडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एंटीमेटिक ड्रग जब भी मेटाक्लोप्रामाइड हम एक्सेसिवली यूज करते हैं तो चूंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, इसलिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पैदा कर सकती है, जबकि डोमपेरिडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और यहाँ पर इसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं हो सकते। तो मेनली 4 तरीके की ड्रग्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन की। एंटीमेटिक ड्रग जिसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिसमें हायोसिन या स्कोपोलामिन जो कि मेनली मोशन सिकनेस के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जिसके अंदर प्रोमेथाजिन होती है, डॉक्सिलेमिन और पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज में लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उसके लिए हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। 5-HT3 ब्लॉकर जो कि मेनली कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड रेडियोथेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए, ऑन्डेनसेट्रॉन, जितनी भी सेट्रॉन ड्रग है वो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। और चौथा है D2 एंटागोनिस्ट जिसके अंदर मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, और मेटाक्लोप्रामाइड यहाँ पर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो पैदा कर सकती है। तो ये तो जो दवाइयां हैं दोस्तों मेनली एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं, और जब भी वॉमिटिंग वहां पर इंड्यूस्ड होती है तो हम यहाँ पर वॉमिटिंग को रोकने के लिए ये दवाइयां यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट ड्रग हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो है एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग। डायरिया का मतलब होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि स्टूल की कंसिस्टेंसी अगर डिक्रीज हो जाए या फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, स्टूल की कंसिस्टेंसी अगर यहाँ पर डिक्रीज हो जाए या फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरिया। और दोस्तों जब भी डायरिया होगा तो वहां पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस जो है वो फिसेस के द्वारा होगा, जिसकी वजह से वहां पर डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरिया के लिए जो ट्रीटमेंट हम यूज में लेते हैं, देखिएगा 1 by 1 हम यहाँ पर सबसे पहले
ORS हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ORS हम पहले पीडियाट्रिक्स के अंदर भी इसको डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा ट्राई सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट इसके अंदर होता है, और चौथा कंपोनेंट है इसके अंदर ग्लूकोज। ये होता है इसके अंदर ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दोस्तों इसके अंदर होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा वाटर इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इसके अंदर देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं यहाँ पे? सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड मेनली किस लिए यूज में आते हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस होता है, जब डायरिया जब भी होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का जब भी लॉस होता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को रिप्लेस करने के लिए यहां पर हम सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को यूज में लेते हैं। ट्राई सोडियम सिट्रेट का क्या यूज है दोस्तों? ट्राई सोडियम सिट्रेट जब भी यहाँ पर चूंकि क्या होता है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस जो हो जाता है। ठीक है, तो एसिडोसिस को रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट द एसिडोसिस, एसिडोसिस को रोकने के लिए ट्राई सोडियम सिट्रेट जो है वो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। प्लस ग्लूकोज का क्या रोल है? ग्लूकोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ORS के अंदर। तो ग्लूकोज मेनली सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज मेनली सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और चूंकि डायरिया के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हम यहाँ पर करते हैं। ट्राई सोडियम सिट्रेट मेनली एसिडोसिस को प्रिवेंट करता है, और ग्लूकोज जो है वो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ORS के अंदर। तो ORS के अंदर जो सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सोडियम कितना होता है ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंदर 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है सोडियम यहाँ पर होता है, और ग्लूकोज भी यहाँ पर 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और टोटल ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो चूंकि आजकल जो न्यू WHO ORS है तो उसके अंदर लो ऑस्मोलैरिटी जो सॉल्यूशन है वो ORS हम यूज में लेते हैं, और वहां पर उसकी ऑस्मोलैरिटी 245 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो कितनी है। न्यू WHO ORS की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? वो है 245 मिली इक्विवेलेंट। इसके अंदर सोडियम 75 मिली इक्विवेलेंट और ग्लूकोज जो है ये भी 75 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है। तो ORS मेनली जो डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुआ है, इस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए यहाँ पर ORS थेरेपी जो है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर डायरिया जो है वो इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से यदि डायरिया हुआ है दोस्तों, तो हमें क्या देना पड़ेगा? एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो हमें यहाँ पर देना होता है। दोस्तों इन्फेक्शन दो तरीके से हो सकता है। हमने कहा कि अमीबिक इन्फेक्शन हो सकता है, अमीबिक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है, डायरिया डिसेंट्री, अमीबिक डायरिया डिसेंट्री, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल डायरिया जो है वो यहाँ पर हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि रोटा वायरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन के लिए। ठीक है,
लेकिन वायरस के लिए जो ड्रग है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो इसलिए हम वहाँ कोई स्पेशल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम यूज में नहीं लेते। वहां पर जो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके लिए हम ओआरएस सप्लीमेंट थेरेपी जो है वो हम यहाँ पर देते हैं। अमीबिक और बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो है वो यूज में लेनी पड़ेगी। तो अमीबिक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दोस्तों जो ड्रग है वो है मेट्रोनिडेजोल। मेट्रोनिडेजोल। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग हम आजकल यूज में लेते हैं वो कौन से ग्रुप की है? फ्लूरोक्विनोलॉन। 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 जितनी भी ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सारी जो दवाइयां हैं ये फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप के अंदर आती है। इनको डिटेल में हम जब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जब पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आजकल क्या है कि हम इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन के अंदर यूज में ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेट्रोनिडाजोल और फ्लूरोक्विनोलॉन का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आता है। जैसे कि कई लोगों ने सुना होगा नॉरफ्लॉक्स टीजेड। नॉरफ्लॉक्स टीजेड, यहाँ पर क्या है, ये नॉरफ्लॉक्सासिन है और टीजेड का मतलब टिनेडाजोल, ठीक है। तो नॉरफ्लॉक्स और टिनेडाजोल क्या है? टिनेडाजोल मेट्रोनिडाजोल का ही एनालॉग जो है वो यहाँ पर है। तो अमीबिक एंटी अमीबिक जो है उसकी तरह काम करता है टिनेडाजोल, और नॉरफ्लॉक्स जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो है वो यहाँ पर काम करता है। या फिर आपने सुना होगा ऑफ्लॉक्स और निडाजोल। ऑफ्लॉक्स और निडाजोल, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज में ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों को कॉम्बिनेशन के अंदर जनरली यूज में लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर अमीबिक डायरिया अगर वहां पर होगा, ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा कि वहां पर डायरिया विदाउट फीवर है। एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो रहा है विदाउट फीवर। अगर उसको फीवर नहीं है तो इसका मतलब है कौन सा डायरिया है ये? अमीबिक डायरिया। और अमीबिक डायरिया के लिए ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या दे सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल हम यहाँ पर दे सकते हैं। और एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो रहा है विद फीवर हो रहा है, डायरिया विद फीवर, तो इसका मतलब डायरिया किस तरीके का है? बैक्टीरियल डायरिया है। और बैक्टीरियल डायरिया के लिए हम कौन सी दवाई यूज में ले सकते हैं? फ्लूरोक्विनोलॉन्स यूज में ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में लेने से दो ड्रग जबरदस्ती हम वहां पर ले रहे हैं, तो एक ड्रग का साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो हमें को जनरली कोई आवश्यकता नहीं होती कि दोनों ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में ले। यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि जो डायरिया जो है वो बैक्टीरियल डायरिया है या अमीबिक डायरिया है। अगर डायरिया फीवर के साथ होता है तो वो बैक्टीरियल डायरिया होता है, और वहां पर एंटीबैक्टीरियल ड्रग फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम यूज में ले सकते हैं। और यदि डायरिया विदाउट फीवर है तो जनरली वो अमीबिक डायरिया होता है, और वहां पर मेट्रोनिडाजोल जो है वो हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि कार्सिनोइड सिंड्रोम की वजह से डायरिया हो सकता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर दोस्तों 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, सेरोटोनिन, ये एक्सेसिवली सीक्रेट होता है, ठीक है। ये एक्सेसिवली सीक्रेट यहाँ पर होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर। जैसे कि एक डिजीज आपने सुना होगा वीआईपीओमा, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ओमा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वीआईपीओमा के अंदर एक्सेसिवली 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ऑक्ट्रियोट्राइड। ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है। ये मेनली लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन होता है, लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम के लिए हम जो ड्रग यूज में ले सकते हैं वो है ऑक्ट्रियोटाइड। इसके अलावा ओपियोइड ड्रग्स जो है वो हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ओपियोइड्स, आप सभी लोगों को पता है ओपियोइड्स जो है वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है, जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और जो ड्रग है वो यहाँ पर लोपेरामाइड या डाइफिनोक्सिलेट,
ये ड्रग होती है। तो यहाँ पर इनका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए वहां पर डायरिया किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है, इन्फेक्टिव डायरिया अगर वहां पे है दोस्तों, तो कभी भी ओपियोइड ड्रग्स यूज में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्टिव डायरिया अगर है तो कभी भी वहां पर ओपियोइड ड्रग यूज में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन वहां पे है और आपने जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज कर दिया तो इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रुक गए? जीआईटी के अंदर ही रुक गए, और इसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन और ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा। तो कभी भी इन्फेक्टिव डायरिया के लिए हम ओपियोइड यूज में नहीं लेते हैं, ओनली यूज फॉर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया उसके लिए हम यूज में लेते हैं, कभी भी इन्फेक्टिव डायरिया के लिए हम ओपियोइड यूज में नहीं लेते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है अगेन दोस्तों लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट। तो दोस्तों यहाँ पर डायरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर अगर इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इन्फेक्शन मेनली दो तरीके से हो सकता है, अमीबिक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अमीबिक इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मेट्रोनिडेजोल, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है फ्लोरोक्विनोलोन। तीसरा हमने कहा कि कार्सिनोइड सिंड्रोम की वजह से चूंकि वहां पर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यानी सेरोटोनिन ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर ऑक्ट्रोट्राइड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा ओपियोइड हम यूज में ले सकते हैं, ओपियोइड जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं। लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, लेकिन डायरिया किस तरीके का होना चाहिए? नॉन इन्फेक्टिव डायरिया जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ड्रग हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। दोस्तों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिजीज आप लोग पढ़ते हैं, और आपने कई बार ये पढ़ी है, हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स के अंदर भी डिटेल में पढ़ी थी ये ड्रग। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इसके बारे में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो मेनली, चूंकि नाम के अंदर ही कोलाइटिस वर्ड आ रहा है, ठीक है, नाम के अंदर ही कोलाइटिस वर्ड आ रहा है, तो मेनली कॉलन को ये इन्वॉल्व करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली कहां पाया जाता है? कॉलन के अंदर। तो मेनली ये रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन से स्टार्ट होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, दिस इज द असेंडिंग कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस इज डिसेंडिंग कॉलन। ये जो पार्ट है दिस इज द सिग्मोइड कॉलन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है दिस इज द रेक्टम, ठीक है। तो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम। तो यहाँ पर ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये जो डिजीज है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी रेक्टम और कॉलन, रेक्टम से ये स्टार्ट होती है, सिग्मोइड कॉलन की तरफ आगे बढ़ती है, यानी कहने का मतलब ये पीछे की साइड चलती है, ठीक है, पीछे की साइड चलती है कंटिन्यूअस, और मेनली कॉलन को इन्वॉल्व करती है। जबकि क्रॉन्स डिजीज जो है वो जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, जीआईटी के किसी भी पार्ट को, यानी कहने का मतलब इसोफेगस से रेक्टम तक सभी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस पीछे से स्टार्ट होता है, यानी लास्ट से रेक्टम या सिग्मोइड कॉलन से चालू होता है, और दोस्तों कॉलन को इन्वॉल्व करता है। नाम में ही आ रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कॉलन को इन्वॉल्व करता है। जबकि क्रॉन्स डिजीज जो है इसके अंदर जीआईटी पूरी इन्वॉल्व हो सकती है, जीआईटी का कोई सा भी ऑर्गन जो है
सॉरी जीआईटी जो पूरी इंटेस्टाइन है, चाहे वो एसोफेगस है, चाहे वो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी पार्ट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम इसके बारे में जानते हैं कि अल्सरेटिव डिजीज के अंदर स्किप लीजन्स जो है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस लीजन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो लेयर्स होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अंदर की साइड म्यूकोसा, देन उसके बाद सब म्यूकोसा, ठीक है, उसके बाद अंदर जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया, एंड सबसे लास्ट में जो है वो है सीरोसा, ठीक है। तो ये 4 लेयर अंदर से बाहर की तरफ होती हैं, म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सबसे लास्ट में सीरोसा। तो यहाँ पर जो अंदर की जो सबसे लेयर है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन यहाँ पर होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा का, और कंटिन्यूअसली ये लीजन पाए जाते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी इंटेस्टाइन के अंदर जब ये लीजन पीछे की साइड से बढ़ता है सिग्मोइड कॉलन से, तो वहां पर कंटिन्यूअसली इसको इन्वॉल्व करता है। जबकि क्रॉन्स डिजीज के अंदर बीच बीच में नॉर्मल पाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे कॉलन है, तो हमने कहा कि यहाँ पे ये वाले सेगमेंट के अंदर डिजीज है, फिर इसके बाद ये बीच में बिल्कुल नॉर्मल है, फिर अगेन जो है इस सेगमेंट के अंदर डिजीज है, फिर अगेन यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर डिजीज है। तो यहाँ पर बीच बीच में स्किप लीजन पाए जाते हैं, स्किप का मतलब छूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बीच बीच में नॉर्मल और एबनॉर्मल जो लीजन्स होते हैं, इसका अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पर पाया जाता है। तो क्रॉन्स डिजीज के अंदर स्किप लीजन्स पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्किप लीजन्स किसके अंदर पाए जाते हैं? स्किप का मतलब होता है छूट जाना बीच बीच में, तो स्किप लीजन मेनली क्रॉन्स डिजीज के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, यहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमने कहा कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। दो चीजें यहां पर इन्वॉल्व है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। जबकि क्रॉन्स डिजीज के अंदर यहां पर जो ऑल लेयर है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल्स एंड सीरोसा, ये चारों लेयर जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के बारे में आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है, हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हम यूज में लेते हैं, वो है 5-ASA, यानी 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इस ड्रग का क्या नाम है? 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड या 5-ASA ड्रग जो है वो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। इसको समझिएगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हमने ये दवाई जो है वो ओरली हमने यहाँ पे दे दी 5-ASA, तो जैसे ही हम 5-ASA यहाँ पर देंगे दोस्तों, ये एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम के अंदर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टोमक के अंदर कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो 5-ASA जो है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर दोस्तों 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड अगर स्टोमक के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, तो ये कॉलन तक नहीं पहुंचेगी। इन्फ्लेमेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कहां पे? कॉलन तक। तो ड्रग को कॉलन तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये दवाई ओरली दोस्तों हम देते हैं, तो चूंकि एसिडिक मीडियम के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती है, तो यहाँ पर ये कॉलन तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर हमें इसको कॉलन तक पहुंचाना है, तो हम एक ऐसा कोई काम करें जिससे कि ये स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक है। तो हम इस 5-ASA के साथ 5-ASA के साथ कोई ऐसा सब्सटेंस जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक्स सब्सटेंस इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 5-ASA जब किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा स्टोमक के अंदर। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड जो बनता है यहाँ पर 5-ASA और एक्स सब्सटेंस के बीच में, इसे हम बोलते हैं एजो बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रग जो है वो हम साथ के साथ इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5-ASA के अंदर, और उसका नाम है सल्फापायरिडीन।
ठीक है। और 5-ASA जब सल्फा पायरिडीन के साथ जुड़ जाती है तो ये बन जाती है सल्फा सैलिसिलेजिन, सल्फा सैलिसिलेजिन, ठीक है। सल्फा सैलिसिलेजिन एक जगह और हम इसका यूज होता है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी ये ड्रग जो है सल्फा सैलिसिलेजिन यूज में होती है। तो यहाँ पर ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या हो गई, सल्फा सैलिसिलेजिन, क्योंकि 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है वो स्टोमक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और हमें कहाँ तक पहुंचाना है, कॉलन तक पहुंचाना है। तो इसको सल्फा पायरिडेन के साथ ऐड कर देते हैं और यहाँ पर एजो बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोमक के अंदर यहाँ पर अब्जॉर्ब नहीं हो पाती और सल्फा सैलिसिलेजिन जो है वो यहाँ पर कॉलन तक पहुंचती है और वहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज में आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स हम यहाँ पर अगर मान लीजिए सल्फा सैलिसिलेजिन काम नहीं कर रही है, इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो रामबाण दवाई है वो क्या है, स्टीरॉइड्स। दूसरे नंबर पर कौन सी दवाई है, स्टीरॉइड्स। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों स्टीरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो यहाँ पर होती है। जबकि क्रॉन्स डिजीज के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, क्रॉन्स डिजीज के लिए, क्योंकि दोस्तों क्रॉन्स डिजीज जो है वो जीआईटी के सभी पार्ट को इन्वॉल्व करती है, तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए स्टीरॉइड्स, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्टीरॉइड अगर काम नहीं करती तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो ड्रग यूज में ली जाती है वो है टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स, टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर ड्रग। और इसके अंदर कुछ ड्रग्स के नाम आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, वो है इन्फ्लिक्सीमेब, इन्फ्लिक्सीमेब या एडालीमुमेब, ठीक है। तो क्रॉन्स डिजीज के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है स्टीरॉइड्स, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सल्फा सैलिसिलेजिन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज का ट्रीटमेंट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट ड्रग हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो है लग्जेटिव एंड परगेटिव, लग्जेटिव एंड परगेटिव। दोस्तों ये क्या दवाइयां होती है, लग्जेटिव एंड परगेटिव किस काम में आती हैं? दोस्तों स्टूल की कंसिस्टेंसी को डिक्रीज करने के लिए, यानी कहने का मतलब स्टूल को सेमी सॉलिड या वाटरी बनाने के लिए जो दवाई यूज में आती है। कई बार स्टूल जब हार्ड होता है तो वहां पर सीवियर कॉन्स्टिपेशन अपीयर होता है, तो वहां पर स्टूल की कंसिस्टेंसी को डिक्रीज करने के लिए यानी सेमी सॉलिड या वाटरी बनाने के लिए जो दवाई हम यूज में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लग्जेटिव या परगेटिव, ठीक है। तो अगर हम कहें कि वहां पर माइल्डली हम उसको सेमी सॉलिड बनाना चाहते हैं तो हम कौन सी दवाई यूज में लेंगे, सेमी सॉलिड अगर उसको बनाना चाहते हैं तो हम दवाई जो है वो यूज में लेते हैं, वो होती है लग्जेटिव। और अगर उसको बिल्कुल वाटरी बनाना चाहते हैं तो जो दवाई यूज लेते हैं वो होती है परगेटिव, ठीक है। तो लग्जेटिव और परगेटिव का मतलब समझ में आया आपको कि स्टूल की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम करनी है, यानी सेमी सॉलिड अगर उसे बनाना है तो लग्जेटिव हम यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर उसे वाटरी करना है तो परगेटिव हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं। कहाँ कहाँ ये यूज में होती है देखिएगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अगर कॉन्स्टिपेशन अगर वहां पर होता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन दोस्तों दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि जीआईटी के अंदर कहीं भी या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर है, कहीं कोई ट्यूमर हो गया या कोई बड़ा पॉलिप बन गया है तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर हो गया। और कई बार जीआईटी की मोटिलिटी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है अगर वो यहाँ पर कम होता है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। तो दो तरीके का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और दूसरा है फंक्शनल यानी जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज होने की वजह से।
तो दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन अगर कभी भी होगा तो हम कभी भी लग्जेटिव या परगेटिव यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम कभी भी लग्जेटिव या परगेटिव यूज में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है और वहां पर अगर ऐसी स्थिति में वहां पर हमने लग्जेटिव और परगेटिव यूज में लिए तो क्या हो सकता है, रप्चर वहां पर हो सकती है, इंटेस्टाइन जो है वो रप्चर हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के अंदर ही हम जनरली लग्जेटिव और परगेटिव यूज में लेते हैं। दोस्तों जनरली यहाँ पर अगर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है तो इनिशियली किसी दवाई की जनरली आवश्यकता नहीं होती। हम यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो हाई फाइबर डाइट हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज वो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है या फिजिकल मूवमेंट उसके बहुत कम होते हैं, जैसे कि एल्डरली या बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर अगर उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है तो जीआईटी भी कहती है कि भाई इसका ये खुद ही मूवमेंट नहीं कर रहा है तो मैं क्यों मूवमेंट करूं। और अगर जीआईटी मूवमेंट नहीं करेगी तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन जो है वो यहाँ पर होगा। तो अगर हम वहां पे फाइबर डाइट इंक्रीज करें और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज अगर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को से रिलीफ पाया जा सकता है। तो नॉर्मली अगर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा ही इसे ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि स्ट्रेनिंग को डिक्रीज करने के लिए दोस्तों कई बार कई लोग जब उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और स्टूल पास नहीं होता तो वो जोर लगाते हैं, ठीक है, बहुत जोर वहां पर लगाते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब उन्हें जोर लगाने के लिए अवॉइड किया जाता है या मना किया जाता है, जैसे कि हमने कहा कि हर्निया की सिचुएशन में, ठीक है। मान लीजिए किसी पेशेंट को हर्निया है तो अगर वो स्ट्रेन करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हर्निया जो है वो और ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा। या फिर अगर किसी पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, हेमरोइड्स या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो अगर वो स्ट्रेन करेगा वहां पे तो ये और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एनल फिशर की प्रॉब्लम है तो भी स्ट्रेनिंग जो है वहां पर अवॉइड करनी चाहिए। तो वहां पर हम इसे यूज में ले सकते हैं लग्जेटिव और परगेटिव्स को। तीसरा हमने कहा कि अगर हमें एक्सरे करना है, एक्सरे कौन सा, केयूबी एक्सरे करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी हम गए, हमें पेट दर्द है और डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि रीनल स्टोन जो है वो यहाँ पर हो सकता है और उसने एडवाइज किया है एक्सरे केयूबी के लिए। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और वहां पर हम लोग एक्सरे कराने जा रहे हैं तो चूंकि स्टूल जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रुका हुआ है, हार्ड स्टूल, तो कई बार जब हम एक्सरे कराते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारे स्टोन दिखाई देने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में स्टोन होते नहीं है। तो वो क्या चीज है, फीकोलिथ है, फीकोलिथ। चूंकि स्टूल जब रुका हुआ रहता है इंटेस्टाइन के अंदर, जब वो हार्ड स्टूल हो जाता है तो वो एक्सरे के अंदर कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल रेडियो ओपेक दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब वहां पे ऐसा लगेगा कि जैसे स्टोन जो हमें दिखाई देता है उस तरीके के। तो ये क्या कहलाते हैं, फीकोलिथ। तो अगर हमें एक्सरे केयूबी करना है और वहां पर रीनल स्टोन को पहचानना है तो हमें इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ेगा पहले। तो वहां पर लग्जेटिव या परगेटिव हम पहले दे सकते हैं। चौथा यूज कहां पे है इन दवाइयों का, एंटी हेलमेंथिक ड्रग के साथ। जब भी हम एंटी हेलमेंथिक ड्रग देते हैं, एंटी हेलमेंथिक का मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाई, ठीक है, तो एंटी हेलमेंथिक ड्रग जैसे कि हमने कहा निक्लोसेमाइड, निक्लोसेमाइड ये जो ड्रग है वो क्या है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, यानी कीड़े मारने वाली दवाई है दोस्तों। तो एंटी हेलमेंथिक ड्रग क्या करती है दोस्तों, कैसे करती है, ये वर्म को पैरालाइज कर देती है, वर्म को पैरालाइज करती है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के अंदर ये कोई जो वर्म है, ये कीड़ा जो है वो यहाँ पर है, तो इसको ये क्या कर देगी दोस्तों, पैरालाइज कर देगी। तो मैंने कहा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इसने कहा कि यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से आगे की तरफ। तो वर्म जो है इसके जस्ट अगेंस्ट, यानी कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर इन वर्म्स को पैरालाइज कर दिया जाए, यानी इनका मूवमेंट रोक दिया जाए, तो क्या होगा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा, जैसे जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर इंक्रीज होगा
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों निक्लेसोमाइड जो दवाई जब भी हम देते हैं या एंटी हेलमिंथिक ड्रग जब हम देते हैं तो उसके साथ साथ लग्जेटिव और परगेटिव भी हम वहां पर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निक्लेसोमाइड तो क्या करेगी, इसको पैरालाइज कर देगी वर्म को, और यहाँ पर लग्जेटिव और परगेटिव दवाई के साथ साथ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी और ये शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग के साथ हम इसको यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये दवाइयां काम कैसे करती हैं, लग्जेटिव या परगेटिव दवाइयां जो है वो कैसे कैसे काम करती हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। सबसे पहली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। दोस्तों बल्क फॉर्मिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जब भी हम इनको जीआईटी के द्वारा ओरली जब हम लेते हैं तो इनके साथ साथ हम वाटर भी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये वाटर और बल्क फॉर्मिंग एजेंट साथ में लेते हैं तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग एजेंट जैसे हमने कहा कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, डाइटरी फाइबर्स या साइलियम या मिथाइल सेल्यूलोज, तो दोस्तों ये जब पानी के साथ या वाटर के साथ जब लेते हैं हम इसको तो क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये बल्क बनाएगा, और बल्क बनाने से क्या होगा, यहाँ पर बल्क अगर इसने बना लिया तो ऐसी स्थिति में ये जो इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। इंटेस्टाइनल की वॉल जो है वो स्ट्रेच होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इंटेस्टाइनल की जो वॉल है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं, ठीक है। नर्व प्लेक्सस जो है वो यहाँ पर होते हैं, और जैसे ही ये स्ट्रेचिंग होगी तो ये नर्व प्लेक्सस जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आप कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पे उसको सलाद ज्यादा खानी चाहिए। तो सलाद ज्यादा खाने का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, डाइटरी फाइबर्स है, और डाइटरी फाइबर्स वाटर के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वहां पर बल्क बना देंगे, और बल्क बनाने से क्या होगी, इंटेस्टाइन जो है वो स्ट्रेच होगी, और इंटेस्टाइन जब स्ट्रेच होगी तो वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव हो जाएगा। तो डाइटरी फाइबर्स या सलाद खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि यहाँ पर इसकी वजह से बल्क बन जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और बल्क बनने की वजह से यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो स्ट्रेच होती है, और इंटेस्टाइनल स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव्स, दोस्तों ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या चीज होती है, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर ऑस्मोटिक मूवमेंट, जैसे हम मान लीजिए हमने कहा कि कोई सब्सटेंस हमने खाया जो कि जिसकी ऑस्मोलिटी जो है हाई ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक सब्सटेंस क्या करता है, जिसकी हाई ऑस्मोसिस होता है तो वहां पर कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को ये खींच लेता है। तो इंटेस्टाइन से ये क्या करेगा, वाटर को ये खींच लेगा, इंटेस्टाइनल सेल जो है उससे ये वाटर को खींचेगा, तो ल्यूमेन के अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और जब वाटर फिसिस के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, और वो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या चीज है दोस्तों, ये एक ऐसे हाई ऑस्मोलर सब्सटेंस है, जब भी हम जीआईटी के द्वारा इनको लेते हैं, ओरल रूट से हम लेते हैं, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन की सेल से ये वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से सब्सटेंस इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं वो देखिएगा। इसके अंदर तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक है सलाइन परगेटिव्स, सलाइन परगेटिव्स, इसके अंदर मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgSO4 जो है वो यहाँ पर होता है सलाइन परगेटिव्स। मेनली रीनल फेलियर के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर,
अगर किसी पेशेंट की किडनी अगर खराब है तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इसलिए रीनल फेलियर के अंदर यहाँ पर ये यूज में नहीं लिए जाते। दूसरा हमने कहा लैक्टुलोज। लैक्टुलोज एज ए ऑस्मेटिक परगेटिव की तरह यूज में होता है। मेनली हिपेटिक कोमा के अंदर भी ये यूज में लिया जाता है, हिपेटिक कोमा, ठीक है। और तीसरा जो सब्सटेंस है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये ऑस्मेटिक परगेटिव्स की तरह यूज में लिए जाते हैं। तीसरे जो सब्सटेंस है दोस्तों इसके बाद वो है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर, ये जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाली जो दवाई है वो स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करती है। यानी कहने का मतलब स्टूल की जो सरफेस टेंशन है उसको ये डिक्रीज कर देती है। सरफेस टेंशन को क्या कर देती है, ये डिक्रीज कर देती है। और सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगी तो पानी जो है वो इससे इजीली अटैच हो जाएगा और स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को कम करने की वजह से वाटर जो है वो इजीली इससे मिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है, और यहाँ पर स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और जो ड्रग है वो कौन सी है, डॉक्यूसेट। डॉक्यूसेट डॉक्यूसेट इसकी फुल फॉर्म अगर डॉक्यूसेट की अगर हम बात करेंगे तो वो है डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फो सक्सिनेट। डी का मतलब क्या है, डाई, ओ का मतलब है ऑक्टाइल, ठीक है, एस का मतलब है सोडियम, फिर वापस से एस का मतलब है सल्फो एंड सक्सिनेट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डॉक्यूसेट, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फो सक्सिनेट। तो मेनली ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से वाटर इसके साथ मिक्स हो जाता है, और वाटर मिक्स होने के साथ स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है चौथे नंबर का, वो है स्टिमुलेंट परगेटिव्स। स्टिमुलेंट्स परगेटिव्स ये मेनली क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जीआईटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो जीआईटी को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये भी तीन तरीके के यहाँ पर हो सकते हैं, देखिएगा। नंबर एक पर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये, ऑर्गेनिक, जिसके अंदर मेनली बीसा कॉडिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीसा कॉडिल, या सोडियम पिकोसल्फेट, सोडियम पिकोसल्फेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव की तरह यूज में आते हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा हमने कहा एंथ्राक्विनॉन्स, एंथ्राक्विनॉन्स, इसके अंदर मेनली सेना और कैस्केरा ये सब्सटेंस होते हैं। और तीसरा है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल्स, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलेंट परगेटिव है ये क्या करते हैं, मोटिलिटी के अंदर इंक्रीज होते हैं। तो दोस्तों अगर हमने कहा, पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि वहां पर यदि कॉन्स्टिपेशन किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन अगर वहां पर है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन अगर वहां पे है दोस्तों, तो हमें ये ड्रग जो है वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो मैकेनिज्म है वो है ओपियोइड एंटागोनिस्ट। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ओपियोइड जो है वो क्या करती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, ठीक है। ओपियोइड क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन करेंगे, ओपियोइड कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और यहाँ पर ये एक म्यू रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारी जीआईटी के अंदर। कौन सा रिसेप्टर, म्यू रिसेप्टर। तो म्यू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ये क्या कर देते हैं,
कॉन्स्टिपेशन जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट दवाई दे दी जाए तो कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ओपियोइड इंड्यूस्ड अगर कॉन्स्टिपेशन वहां पर हो रहा है, किस तरीके का ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, कि अगर कोई ओपियोइड ड्रग किसी पेशेंट को चल रही है या अगर वो ओपियोइड लेता है तो इसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें कौन सी दवाई दे देनी चाहिए, ओपियोइड एंटागोनिस्ट दवाई, और वो है कौन सी, मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन, ठीक है। तो मेनली ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए हम ओपियोइड एंटागोनिस्ट दवाई हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने जो दवाई यूज में ली है वो कौन सी है, लग्जेटिव और परगेटिव। ये क्या करती है, स्टूल को सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो हम कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। कॉन्स्टिपेशन के अंदर दोस्तों दो तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का मतलब जीआई मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कभी भी हम यहाँ पर ये दवाइयां यूज में नहीं लेते। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो इन दवाइयों को यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि जीआईटी रप्चर होने की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती है। नॉर्मली दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम हाई फाइबर डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज अगर वहां पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर इसे रिलीव किया जा सकता है। दूसरा, स्ट्रेनिंग को अगर हमें कम करना है, जैसे कि हर्निया के केसेस के अंदर, पाइल्स के केसेस के अंदर, एनल फिशर के केसेस के अंदर, तो हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। एक्सरे केयू भी अगर हमें करना है, या एंटी हेलमेंथिक ड्रग के साथ हम यहाँ पर इसे यूज में ले सकते हैं। किस तरीके से ये काम करती है दोस्तों, एक या तो ये बल्क बना सकती है, बल्क फार्मिकाजेंट। तो जब भी हम कोई डाइटरी फाइबर्स या साइलम या मिथाइल सेलुलोज हम यहाँ पे देते हैं तो ये क्या करती है, पानी जब हम साथ में लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम डाइटरी फाइबर्स लेंगे तो पानी भी हमें ज्यादा पीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पानी को और डाइटरी फाइबर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फूल जाएंगे अंदर जाकर, और अंदर जाकर जब ये फूलेंगे तो क्या होंगे, इंटेस्टाइन को ये क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और इंटेस्टाइन जब स्ट्रेच होगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है ऑस्मोटिक परगेटिव। इसके अंदर हमें क्या करना है, पानी नहीं लेना साथ में। ये क्या करेंगे, जैसे ही ऑस्मोटिक परगेटिव लेंगे तो इंटेस्टाइन की जो सेल्स है वहां से पानी खींच लेंगे। तो वहां से पानी खींचेंगे तो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सलाइन परगेटिव, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टोलोज, ठीक है, या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोज हम इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। तीसरा, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, स्टूल का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं। तो पानी इसके साथ बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है स्टूल के साथ, ठीक है। और सब्सटेंस कौन सा है, डॉक्यूसेट, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। और चौथे जो सब्सटेंस है, चौथा जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर स्टिमुलेंट परगेटिव्स यहाँ पर होते हैं। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है दोस्तों मोटिलिटी को इंक्रीज करना। और अगेन ये तीन तरीके के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक परगेटिव्स, जिसके अंदर बीसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन, जिसके अंदर सैना और कैस्केरा, कैस्टर ऑयल हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो हमें यूज में नहीं लेने चाहिए। पांचवा मैकेनिज्म हमने कहा कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट हम यूज में ले सकते हैं। कि ओपियोइड क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं, म्यू रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करके कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसे ब्लॉक कर दें, ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है इसको ब्लॉक करके, और ड्रग है मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन।